डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और इस समय मेरी उम्र 30 साल है। लेकिन 30 साल की उम्र में भी मैंने कामयाबी के शिखर को जैसे छू लिया है। मेरी एक दवाइयों की लेबोरेटरी है, यानी एक कंपनी। मैं दवाइयों का निर्माता कहलाया जाता हूँ। भले ही अभी कंपनी छोटी है, लेकिन मेरा मानना है मैं इसे बहुत ज़्यादा बड़ी बना ही दूंगा। हर काम नीचे जा सकता है, दवाइयों का काम कभी नीचे नहीं जा सकता। जैसे जैसे इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं और बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयां तो खानी ही पड़ेंगी ना। इसीलिए दवाइयों की मार्केटिंग में मैं सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा हूँ। लोगों को स्वस्थ बनाना एक धंधा बन गया है। जो पहले ही स्वस्थ हैं उन्हें कहा जाए कि आप में कुछ कमियां हैं, उन्हें ठीक करने के लिए भी आपको दवाइयाँ खानी होंगी। आपके अंदर बीमारी है, आप पहचान नहीं पा रहे, तब भी आपको दवाइयाँ खानी होंगी। आप और अच्छा लगना चाहते हैं, तब भी आपको दवाइयाँ खानी होंगी। और अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तब भी आपको दवाइयाँ खानी होंगी। इस तरह दवाइयाँ खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बना दी गई हैं। यही बिजनेस कहलाया जाता है। लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जिस तरह से बाकी बिजनेस आगे बढ़ाए जाते हैं, इस बिजनेस को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरे भाई की उम्र 25 साल है और मैं चाहता हूँ मेरा भाई भी मेरे साथ इसी काम में जुड़ जाए। लेकिन उसका दिमाग अलग ही है। अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है और वो ऐसी बातें करता है जैसे कोई बड़ा बाबा बनने वाला है। भूतों की बातें, प्रेतों की बातें, और हमारे शहर में इन बातों पर लोग यकीन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। शायद ही किसी शहर में इतने ज़्यादा भूत प्रेत दिखने की बातें होती होंगी जितनी हमारे इस शहर में होती हैं। हर कोई कहता है उसे जैसे काले रंग की परछाइयाँ नज़र आती हैं, काले चोले पहने लोग नज़र आते हैं। किसी के पास जवाब नहीं है आखिर वो क्या है, क्या करने के लिए उन्हें नज़र आते हैं। ना तो डराते हैं ना मारते हैं। यहाँ आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जहाँ वैसे काले चोले वाले ने किसी को मारा हो। लेकिन मेरे भाई ने जैसे उनका पीछा करना शुरू कर दिया है पिछले 5 सालों से, बस वो इसी काम पर लगा हुआ है। मैं अमीर हो गया हूँ, इसीलिए उसे मना भी नहीं कर सकता। वो जितने पैसे मुझसे मांगता है इक्विपमेंट्स लेने के लिए, मैं हामी भर देता हूँ। और इसमें मेरा भी एक छोटा सा फ़ायदा है। 20 साल पहले वो घटना के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ। 20 साल पहले मेरे दादाजी ने जैसे कहा था कि हमारे घर में एक काले रंग का जैसे चोला पहने एक प्रेत नजर आता है। मेरी माँ ने बताया वो मुझे नजर आया करता था, लेकिन वो यादें जैसे मेरे दिमाग से गायब हो चुकी हैं। मेरे दादाजी ने हमारे उस बड़े घर के अंदर बहुत सारी ऐसी जादू टोने वाली चीज़ें संभाल कर रखी थी। और उस दिन बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से तूफान आया था और मेरे दादाजी की मौत उसी दिन हो गई थी। उसके बाद मुझे वो काले चोले वाला कभी नज़र नहीं आया। वो था भी या नहीं किसी को पता नहीं। मेरा मानना है कि मेरे दादाजी का दिमाग खराब हो गया था। शायद वो पागल हो गए थे। बूढ़े तो वो पहले से थे, लेकिन उस कुछ समय में जैसे मेरा प्यार मिलने के कारण उनका दिमाग खराब हो गया और वो ऐसी बातें करने लगे। फिर सही समय पर उनकी मौत हो गई। मैं आज तक ये मानता आया हूँ। और जब मेरा भाई भूतों की बातें करता है, मुझे लगता है मेरा भाई शायद सच का पता लगा ही ले। हर रोज की तरह मेरा काम होता है 9 बजे से 5 बजे तक। मैं उस फैक्ट्री में रहता हूँ, काम काज का ध्यान रखता हूँ और 5 बजे सीधा घर पहुँच जाता हूँ। इस बार 4 बजे माँ का फ़ोन आना शुरू हो गया था। माँ ने कहा मेरे छोटे भाई के साथ कुछ हुआ है, उसे जैसे दौरा पड़ा है। मैंने कहा दौरा पड़ा है? उसे इससे पहले कभी दौरा नहीं पड़ा था। मैं भागा अस्पताल की तरफ जहां उसे पहले से ले जाया जा चुका था। जैसे ही अस्पताल में मेरे भाई को मैंने देखा, वो अजीब सी हालत में था, जैसे कोमा में पहुंच गया हो। उसे कोई चोट नहीं लगी थी। 2 घंटे बाद डॉक्टर
ऑपरेशन रूम से बाहर निकले थे हर टेस्ट हर स्कैन करने के बाद उनका कहना था कि मेरा भाई कोमा में भी नहीं है, बस होश में नहीं है, जैसे उसके होश उड़ चुके हैं। मैं उस कमरे में उसे देखने के लिए गया था, बेड पर लेटा हुआ, आंखें बंद, और आंखें इस तरह से हिल रही थी जैसे वो डरावना कोई सपना देख रहा हो। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, वो जाग नहीं रहा था। ना तो इसे कोमा में कहा जा सकता है और ना ही इसे होश में कहा जा सकता है, जैसे अधर में लटका हुआ था वो। और मेरा सवाल यही था, इसे हुआ क्या है, कौन सा दौरा पड़ा है? डॉक्टर के पास भी कोई जवाब नहीं था और उनका कहना था इसे इंजेक्शन दे दिया गया है, 1-2 दिन में शायद इसकी सेहत ठीक होना शुरू हो जाए। मेरे भाई ने दोनों मुट्ठियां भींच रखी थी। डॉक्टर वो दोनों मुट्ठियां खोलने की कोशिश करते रहे 2 घंटे तक, लेकिन मुट्ठियां खोल नहीं पाए। मैंने भी कोशिश की। मेरे भाई को होश नहीं था, लेकिन अपनी मुट्ठियां दोनों इतनी जोर से भींची हुई थी जैसे कोई चीज दबा रखी हो सकता है कोई ज़रूरी चीज़ हाथ में थी जब उसे ये दौरा पड़ा हो। मैंने भी उंगलियों को खींचने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर ने कहा था इस तरह से इसे दर्द होगा, अगर हम ज़बरदस्ती ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद मैंने माँ से सवाल किया था, आखिर मेरा भाई कहाँ पर गया था जहाँ उसे ये दौरा पड़ गया? मेरी माँ ने जवाब दिया कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ गया था। कहाँ पर गया उसके दोस्त भी बता नहीं रहे। कुछ कह रहे थे कि जंगल में कैंपिंग करने गए थे, कुछ कह रहे थे पुराने गांव में घूमने के लिए गए थे। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। मुझे लगने लगा था उसके दोस्त मुझे सच नहीं बता रहे, और कई ऐसे बातें हुआ करती थी जो उसके दोस्त भी बताया नहीं करते थे, मेरा भाई भी बताया नहीं करता था। मैं सीधा दोस्तों से बात करना चाहता था जो अस्पताल के बाहर खड़े सिगरेट पी रहे थे और मुझे देखते ही सिगरेट बुझाने लगे। उनका कहना था कि वो सिगरेट पीते ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से देख लिया, यानी मेरा छोटा भाई भी सिगरेट पीता होगा। अब उनसे सख्ती से सवाल करने लगा और उनका कहना था कि वो कैंपिंग करने के लिए हमारे पुश्तैनी गांव के पास गए थे। वहाँ वो टेंट लगाकर बैठे हुए थे। अचानक ही मेरे भाई को दौरा पड़ गया। उसके बाद वो गाड़ी लेकर सीधा अस्पताल में ही पहुँच जाए और मैं उनसे पूछ रहा था आखिर ये घटना कब हुई। हर किसी का जवाब जैसे कांपते हुए अलग ही था। मैंने अलग अलग उनसे पूछना शुरू किया और तब मुझे समझ में आया हर कोई अलग कहानी बता रहा है। कहानी में बदलाव का मतलब ये होता है कि वो सभी झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए सभी को इकट्ठा किया, एक एक चमाट लगाई और मैं पूछने लगा, सच बताओ, अगर तुमने झूठ बताया और मेरे भाई को कुछ हो गया, मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। उसी लैब में मेरे पास ऐसे केमिकल हैं कि तुम्हारी लाशों को भी अगर वहाँ डाला जाएगा ना, गल जाएंगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। और 2 पैंट में मूत चुके थे। इसके बाद इतने घबराए हुए उन्हें सच बताना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि वो 5 वो पुरानी हवेली में गए थे, हमारी पुश्तैनी हवेली। मेरा जो भाई था वो भूतों का पीछा किया करता था। वो जानना चाहता था काले चोले वाली वो परछाइयाँ कहाँ से आती हैं, क्या करती हैं और कहाँ सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। इसी के साथ वो 20 साल पुरानी उस घटना के बारे में भी जानना चाहता था जब वो 5 साल का था और मैं 10 साल का था। वो काफ़ी छोटा था, उसे वो याद नहीं। मैं बड़ा था लेकिन मुझे भी वो घटना याद नहीं। मेरा भाई उसे पता लगाने के लिए वो हवेली में गया था और हवेली में वहाँ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। वहाँ वो काली परछाइयाँ दिखने लगी थी और वहाँ कई पेंटिंग के अंदर वो काली परछाइयाँ हिलती हुई दिखी। ये चारों भागकर बाहर आ गए थे। ये दोबारा जंगल में उसी टेंट में चले गए। मेरा भाई उस हवेली में ही था और सुबह के वक्त जब ये हवेली में पहुँचे, आखिर मेरे भाई ने कुछ पता लगाया या नहीं ये जानने के लिए उन्हें मेरा भाई इस हालत में मिला। इसके बाद वो मेरे भाई को अस्पताल ले आए। यही वो सच था जो वो मुझे बता चुके थे, लेकिन इसमें मुझे कुछ भी ऐसा पता नहीं चला जिससे मैं आगे कुछ कर पाऊँ। अब मुझे लगा मुझे उस पुरानी हवेली में जाना होगा, सबूत इकट्ठे करने होंगे। मैंने काम से छुट्टी ले ली थी और आज मैं उस पुरानी हवेली में पहुंच गया। आसपास के जितने भी घर हैं ना, सभी टूट चुके हैं। हमारी कितनी बड़ी हवेली हुआ करती थी। मेरे दादाजी के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी। यह गांव बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, लेकिन 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोगों ने ये घरों तक को छोड़ दिया था। हमारी इस हवेली को भी वीरान कर दिया गया। उसके बाद मेरे पिता तो शहर में आ गए थे, ज़मीनें बेच दी गई थी, पैसे काफ़ी ज़्यादा थे। हमें पढ़ाया,
लेकिन मेरा ध्यान तो केमिस्ट्री में था और मैं कब धीरे धीरे ये फैक्ट्री लगा चुका था मुझे खुद पता नहीं चला। मैं अब बिजनेसमैन बन गया, लेकिन पुरानी यादें मेरे पिता की आंखों में हमेशा घूमती रहती हैं। मैं उस हवेली के सामने खड़ा होकर याद कर पा रहा था कि बचपन में इसी आंगन में मैं खेला करता था। बड़े गेट को खोलकर मैंने उस चाबी से जब वो बाहर वाला दरवाज़ा खोला, अंदर कई जगह जैसे मिट्टी पड़ी थी, कई जगह पूरी तरह से सफाई थी। पुरानी हवेली कितनी डरावनी लगती है आज मैं देख पा रहा था। वक्त भले ही दिन का था, लेकिन उस हवेली के अंदर चारों तरफ लगे हुए वो पुराने पर्दे अंधेरा किए हुए थे। पैरों के निशान जमीन पर छपे हुए थे और ये कई पैरों के निशान थे। मेरा भाई और उसके दोस्त यहाँ पर घूम रहे होंगे। यह हवेली काफ़ी अच्छी तरह से बनाई गई थी, आज तक पूरी तरह से सही सलामत है। यहाँ कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। सामान भी वैसा का वैसा ही पड़ा है, भले ही लकड़ी को घुन लग चुका है, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ रहा जा सकता है। अब हम अमीर हैं, रह नहीं पाएंगे, लेकिन रहा जा सकता है। मैं उस हवेली में जांचना चाहता था, आखिर यहाँ पर क्या हुआ। 2 घंटे उस हवेली में वो 12 कमरे में देखता गया। हर कमरे में जैसे सामान बिखरा पड़ा था। मैं सामान को देखता गया, किसने गिराया होगा तो देखने में लगा ये जांचने के लिए नीचे रखा था, गिराया नहीं गया था। हर कमरे में ऐसा ही था। मेरे भाई ने यहाँ क्या क्या किया होगा। फिर मैं देखने लगा हमारी इस हवेली में कितनी ज़्यादा तस्वीरें लगा करती थी और ये फ्रेम हुआ करते थे, सफ़ेद रंग के फ्रेम जिसमें तस्वीरें दादाजी लगाना चाहते थे, लगा नहीं पाए। लगभग 80 फ्रेम होंगे जो हमारी इस हवेली में लगे हुए थे, जिसमें कोई तस्वीर नहीं थी। मेरे पिता ने शायद सब तस्वीरें निकाल ली हों। मुझे भी बचपन की कोई याद नहीं है यहाँ तस्वीरें हुआ करती थी। मैं देखता गया उन फ्रेम को। इसके बाद वो हवेली भी काफ़ी रहस्यमय तरीके से बनाई गई थी। मेरे दादाजी ने इस हवेली को ऐसे बनाया था कि अगर आगे जाकर कोई युद्ध हो, कोई खतरा हो, तो हवेली के दरवाजे बंद करके हम अंदर से खुफिया रास्तों से भी दूर निकल सकते थे। ज़मीन के नीचे एक ऐसी ही सुरंग बनाई गई थी और उस सुरंग तक जाने का रास्ता किसी को पता नहीं था, दादाजी को पता था, और वो सुरंग का रास्ता अपने मन में ही गाड़े हुए इस दुनिया से चले गए। इतना समय यहाँ देखने के बाद भी मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो खतरनाक साबित हो। मेरे भाई को यह दौरा कैसे पड़ गया? उसे तो किसी चीज़ से रिएक्शन भी नहीं हुआ करता था, एलर्जी भी नहीं थी। यहाँ ऐसा क्या हुआ जो मेरा भाई इस तरह से अर्ध कोमा में चला गया? इसे कोमा में भी नहीं कहा जा सकता, होश में भी नहीं कहा जा सकता। इस हवेली में खड़े खड़े मैंने 5 बार फ़ोन किया था उस अस्पताल में। माँ भी अस्पताल में मौजूद थी। हर बार मेरा एक ही सवाल होता, क्या मेरा भाई ठीक हुआ? और माँ का हर बार एक ही जवाब होता, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं 4 से 5 घंटे अब यहीं पर बैठ गया था, रो रहा था। कौन सी गलती कर दी हमने? हमारी इस दुनिया में ये क्या चीज़ आ गई? और हमारे शहर में हो रही घटनाओं के पीछे क्या हो सकता है? पहली बार अब मैं भी भूतों पर यकीन करने लगा था। अमूमन मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। मेरा मानना था कि जो भी ये घटनाएं हो रही हैं ये भ्रम है, हमारी आंखों का धोखा है। और जो 20 साल पहले मेरे दादाजी के साथ भी हुआ था वो मेरे दादाजी का पागलपन था। जब मैं बाहर वाले बरामदे में बैठा था, मुझे सामने वाली उस चिमनी में एक छोटा सा छेद नजर आया। मैं उस छेद को देख रहा था। ऐसा लग रहा था ये साधारण छेद ना हो, जैसे ये चाबी के लिए छेद बनाया हो, कोई ताला पीछे लगा हुआ हो। मैं जल्दी से भागकर उसे देखने के लिए गया। ये छेद कैसा है? लंबा सा, जैसे इसमें चाबी घुसती हो। अब वो छेद में चाबी लग सकती थी, लेकिन कौन सी बड़ी सी चाबी, मुझे ये पता नहीं था। यहाँ पीछे कोई दरवाज़ा भी मौजूद है। तभी दिमाग में घूमने लगा था दादाजी की सुरंग। दादाजी बताया करते थे सुरंगों का निर्माण करवाया गया है, हो सकता है इसके पीछे कोई दरवाज़ा हो। जब मैंने पीछे से देखने की कोशिश की तो उसके पीछे सीढ़ियाँ थी, यानी ये बंद सा एरिया है। इस दीवार को तोड़कर ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन मैं दीवार को तोड़ना नहीं चाहूँगा। क्या इसकी चाबी पिता को पता होगी? माँ को पता होगी? इस चाबी से क्या खुलेगा? मन में सवाल था और जवाब ढूंढने के लिए अब वैसे भी मैं बोर हो गया था, तो मुझे लगा अस्पताल जाना चाहिए। माँ को भी आराम की ज़रूरत होगी। वहाँ पर बैठता हूँ, कुछ समय सोचूंगा और माँ भी इसी बहाने खाना बना कर ले आएगी।
ये सोचकर सीधा मैं अस्पताल पहुंच गया था। उसके बाद मैं माँ से बात करने लगा। माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरे पिता भी रोए जा रहे थे। मेरे पिता इसके बाद मुझसे पूछने लगे कि मैं इतने समय तक कहाँ पर था। वो अकेलापन महसूस कर रहे थे। मैं अपने भाई के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा, कोई दवाई क्यों नहीं बना रहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, समय आने पर सब कुछ सही हो ही जाएगा। मेरे पिता मान नहीं रहे थे। कुछ समय उन्हें शांत करने में लगा और उसके बाद मेरा सवाल शुरू हो गया। पिताजी, वो जो हवेली है आपको याद है? पिताजी ने कहा हाँ। मैंने कहा पिताजी, हवेली में आगे जो चिमनी है ना, वहां एक छोटा सा छेद देखा मैंने। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई चाबी लगती हो। क्या आपको पता है उसके पीछे कोई दरवाजा वगैरह है? आखिर दीवार में चाबी के लिए जगह क्यों बनाई गई है? मेरे पिता ने कहा पता नहीं, वहां चाबी के लिए जगह थी तो नहीं, पहले कभी ध्यान तो दिया नहीं। लेकिन तुम्हारे दादाजी ने यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें बनवाई थी जिसके बारे में धीरे धीरे पता लगता गया। मुझे इतने साल लग गए थे पता लगाने में। हो सकता है उसकी भी कोई चाबी हो, तुम्हें वो चाबी ढूंढनी चाहिए। हो सकता है उनकी कोई खास चीज ही मिल जाए उस दरवाजे के पीछे जो तुम कह रहे हो। अब पिता से मैं बात कर चुका था। मेरे भाई को अब तक होश नहीं आया था। माँ और पिता से बात करने के बाद उन्हें मैंने घर भेज दिया। फिर मैं सीधा पहुंचा भाई के पास। मेरे भाई की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। ना तो वो कोमा में था, ना बेहोश था, होश में था वो। आंखें उसकी ऐसे चल रही थी जैसे अभी वो कोई सपना नहीं देख रहा, बल्कि जानबूझकर आंखें बंद करके कुछ सोच रहा है। मैंने उसकी पलकों को ऊपर की तरफ करके देखा। उसकी आंखें चल रही थी, हिल रही थी, दाएं बाएं हो रही थी, जैसे उसे कुछ नजर आ रहा हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। वो बस आंखें झपकाए जा रहा था, उंगलियां थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। कोमा में किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन वो जैसे पूरी तरह से होश में था ही नहीं। क्या हो गया मेरे भाई को? इसके बाद सभी स्कैन, टेस्ट, वो फाइल्स पड़ी थी, मैं उसे देखने लगा। मैं भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या बॉडी में किसी तरह का जहर तो नहीं मिला? कई ऐसे केमिकल जहर होते हैं जो हमारे शरीर को इस तरह से लकवाग्रस्त बना देते हैं। यह क्रिमिनल्स को मारने का तरीका होता है। इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। लेकिन ऐसा कोई जहर मेरे भाई के ब्लड टेस्ट में नहीं आया था। मैं रोने लगा, घुटनों के बल आ गया। क्या हो गया, क्या हो गया? मेरा भाई ठीक क्यों नहीं हो रहा? वो पूरी रात मैंने वहीं पर बिताई थी। सुबह सुबह डॉक्टर आए मेरे भाई की चेकिंग करने के लिए। डॉक्टर भी मेरे भाई को अच्छी तरह से देख रहे थे। ब्लड टेस्ट लिया। उसके बाद मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, मेरा भाई कब तक ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर का कहना था, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा है कि ये होश में भी नहीं है और कोमा में भी नहीं है, जैसे सपनों की दुनिया हो, जैसे इसका दिमाग बस बंद हो चुका हो, ऐसा महसूस हो रहा है। देखो, आंखें चल रही हैं जैसे ये सपना देख रहा हो और उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा। मेरा रोना रुक नहीं रहा था। मेरी माँ, मेरे पिता वहां आ चुके थे और वो मुझे आराम करने को कह रहे थे। मैं सीधा घर पहुंचा। वो पूरा दिन मैं लगभग सोता ही रहा था। शाम को 6 बजे नींद खुली। खाना खाने का मन नहीं था। उसके बाद बस मन के वो सवाल, मन में वो उत्तेजना हुई जा रही थी कि मैं किस तरह से अपने भाई को बचा सकता हूँ। दोबारा उस हवेली में चलता हूँ। वो छेद, कोई ना कोई राज तो पता चलेगा ना। मैं 8 बजे उस हवेली में पहुंचा था और उस हवेली को खोलते ही मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा था। यहाँ इतना अंधेरा था। मैंने पर्दे हटाने की कोशिश की, लेकिन हमारी इस हवेली का डिज़ाइन ऐसा है कि रात के वक्त ज़रा भी रोशनी अंदर नहीं आती। लाइट जलाई मैंने और चारों तरफ ये पीले रंग के पुराने ज़माने वाले बल्ब जैसे डरावना एहसास करा रहे थे। फिर मैंने ध्यान दिया, सामने बड़ी पेंटिंग थी। ये सफ़ेद कागज़ था जैसे फ्रेम में, यहाँ किसी की तस्वीर लगाई नहीं गई थी। मुझे वहाँ पर काले रंग की जैसे एक परछाई उस फ्रेम के अंदर नजर आई। मैंने अपनी आंखें मली, क्या ये सच था? मुझे अभी अभी एक परछाई सी नजर आई। भागा मैं ऊपर फ्रेम देखने के लिए, क्या इसके पीछे कोई चीज़ तो नहीं। मैंने जब उस फ्रेम को वहाँ दीवार से उतारा, मैं पीछे देख रहा था। मैंने उस फ्रेम को ही खोल डाला। अंदर एक सफ़ेद रंग का कागज़ था। कोई स्क्रीन नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं। मैं फिर से मायूस था। ये आंखों का भ्रम था। क्या ये सच हो सकता है, या ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा लोगों को नज़र आता है? काले चोले वाले वो आदमी। मैंने उस फ्रेम को दोबारा वहीं पर टांग दिया।
उसके बाद फ्रेम टांग कर जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, मुझे सामने वाली एक छोटी सी तस्वीर जो सफ़ेद रंग की थी, उसमें जैसे छोटी छोटी कई लाइंस मारी गई थी। मेरे पिता का कहना था ये लाइंस मैंने मारी थी। वो लाइंस उस फ्रेम से गायब थी और 2 आंखें बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पेंसिल से बनाई गई आंखें हों। मैं भागा उस फ्रेम की तरफ। ये फ्रेम में आंखें, कल भी मैं यहाँ से गुजरा था। मैं इसे हमेशा देखा करता था और कल भी देखा, जैसे कल और आज में किसी ने यहाँ आंखें बना दी हो, और वो भी पेंसिल से, बिल्कुल असली लगने वाली। मैं वो फ्रेम के और करीब गया। मैं नज़दीक से देखना चाहता था पेंसिल से इतनी बारीकी से ये आंख कैसे बनाई गई है। तभी वो आंख पलक झपक चुकी थी। मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ और मैं घबरा गया, पीछे गिरा। ये क्या चीज़ है? ये साधारण फ्रेम नहीं लगता। मैं उठा, जल्दी से फ्रेम को दीवार से निकाला। पीछे कागज़ ही था और वो कागज़ पूरी तरह से सफ़ेद। वो जो आंखें बनी हुई थी ना, वो गायब हो चुकी थी। मैंने अपनी आंखें मली। ये क्या हुआ? क्या मुझे भ्रम हुआ या ये सच था? मैंने आंखें झपकते हुए देखा। यहाँ तो फिर से 2 लाइंस आ चुकी हैं। पहले यहाँ किसी ने आंख बनाई थी। इतना सब कुछ झूठ नहीं हो सकता, भ्रम नहीं हो सकता। हो सकता है इन चीज़ों में सच्चाई भी हो। मैं घबराया था। दोबारा मैंने वो फ्रेम दीवार पर लगा दिया और जैसे ही फ्रेम लगाकर मैं पीछे की तरफ मुड़ा, मुझे काले चोले में कोई नजर आया। ये जैसे काला चोला था जिसके अंदर जो था वो अदृश्य था। नीचे ज़मीन पर पांव छू नहीं रहे थे। काला चोला जैसे थोड़ा हवा में लहरा रहा हो, अदृश्य ने पहना हो। और मैं उसे देखते ही जैसे दीवार से पीछे टकराया, इतना ज़्यादा डर गया था। और मेरा सर जब दीवार से टकराया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा और कब मैं बेहोश हो गया मुझे नहीं पता चला। लगभग आधे घंटे बाद मुझे होश आया। अपने सर को जैसे खुजाता हुआ मैं उठा और जब मुझे याद आया मेरे साथ क्या हुआ, मैं बाहर की तरफ भागा। मैं उस हवेली से बाहर आ चुका था और अब उस हवेली को अंदर देख रहा। ऊपर वाले कमरे की लाइट जल रही थी। सफ़ेद पर्दा लगा हुआ था और उस सफ़ेद पर्दे के ऊपर एक परछाई बन रही। ये परछाई बिल्कुल वैसी थी जैसा काले चोले वाला मुझे नज़र आया था। इस हवेली में कुछ तो है, इस हवेली में कुछ तो है। आखिर ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? कोई प्रेत लगता है। मैं उस हवेली से तो बाहर आ गया था, लेकिन अब इस हवेली का सच मुझे जानना था। कुछ ना कुछ मेरे भाई के साथ हुआ है और इस हवेली में ही हुआ है। कौन है जो मुझे जवाब दे सकता है? मैं ये जानने के लिए अगली ही सुबह कई ऐसे लोगों से मिलने लगा था जिन्हें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहा जाता था, और लगभग सभी के सभी मेरे भाई को जानते थे। मेरा भाई इनसे मिलता जुलता ही रहता था। वो मेरे भाई के साथ काम भी कर रहे थे, इसीलिए उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आखिर मेरे भाई का स्वभाव कैसा था, वो क्या काम किया करता था। और तब मुझे जानने को मिला कि मेरा भाई भी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनना चाहता था। उनसे ज़्यादा जानकारी मेरा भाई रखा करता था। और हमारे ये शहर में क्या हो रहा है, ये काले चोले वाली ये परछाइयाँ क्यों नज़र आ रही हैं, मेरा भाई इस पर काम कर रहा था। अब उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि ऐसे काले चोले वाले ज़्यादातर हमारे शहर में ही देखे जा रहे हैं। ये कई और शहरों में भी देखे जाते हैं, लेकिन ये रेयर केस होता है। दशकों बाद कोई एक ऐसा केस सामने आता है, जबकि हमारे शहर में आए दिन ऐसे केस नज़र आ रहे हैं। लोगों को वो नज़र आते हैं, लेकिन क्यों, ये सवाल है। क्या कोई ऐसी जादुई शक्ति है हमारे शहर में जो इन्हें भेज रही है, लोगों को डरा रही है, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते? ये हैं क्या, इसके बारे में भी कहीं कुछ बताया नहीं गया। ये ना तो भूत हैं, ना मरी हुई आत्माओं के प्रेत हैं, ना पिशाच हैं, ना चुड़ैल डायन ऐसा कुछ है। ये कोई अलग ही चीज़ है जो मीटर में भी नहीं आती। यानी कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ऐसे गैजेट्स रखते हैं जिसमें लाल रंग की रोशनी निकलती है। अगर कोई ऐसी रेडिएशन उनके करीब महसूस होती है, कोई ऐसी वेव्स उन्हें वहाँ पर महसूस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव भी वो मशीन बता दिया करती थी। लेकिन ये जो काले चोले वाली चीज़ें हैं ना, जब ये मीटर के करीब आती हैं कोई एहसास नहीं होता, जैसे ये मौजूद ही ना हो। पूरी तरह से भ्रम, लेकिन सबको दिखने वाला।
और तब उनसे मुझे एक और चीज़ का पता चला था कि ऐसी ही ये काले चोले वाली परछाइयाँ हमारी हवेली में काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं। बाकी हर जगह से ज़्यादा हमारी हवेली में नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसीलिए मेरा भाई छिप छिप कर उस हवेली में आया करता था, सच जानने के लिए, उन परछाइयों को पकड़ने के लिए। उसे पिछले 2 सालों से कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो इस हवेली में अपने साथियों के साथ आया करता था, यहाँ कैमरे लगाया करता था, गैजेट्स लगाया करता था, लेकिन कैमरे में वो परछाई की तस्वीर ही नहीं आती। उसे सिर्फ अपनी आँखों से ही देखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ कई तरह की रिसर्च मेरा भाई करता रहा। उस रात क्या हुआ इसके बारे में वो भी जानना चाहते थे। उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। अब ऐसे ही 3 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को लेकर मैं पहुंच गया था दोबारा उस रात उस हवेली में। मैं देखना चाहता था आखिर वो कहाँ से आते हैं, क्या करना चाहते हैं, और मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे हुआ। क्या उन्होंने किया या किसी और ने किया? जिसने भी किया उसे ठीक कैसे किया जा सकता है? मुझे हर एक सवाल का जवाब चाहिए था। 9 बजे हमने वहाँ कई सारे गैजेट्स लगा दिए थे। उन्हें कई ऐसी चीज़ें पता थी जो मुझे पता नहीं थी। वो कहते थे कि ये जितनी भी परछाइयाँ हैं, यहाँ जो काले रंग के फ्रेम लगे हैं जिसमें सफ़ेद रंग का कागज़ लगा है, इनके बीच घूमती हुई नज़र आती हैं। और मैंने भी उन्हें कहा, हाँ मुझे भी एक फ्रेम में आंखें नज़र आई थी। उसके बाद वो काले चोले वाली परछाई, वो अदृश्य इंसान जैसे मुझे बाहर भी नज़र आया था। मैं उन्हें कह रहा था कि कैसे उन्हें देखा जा सकता है। इसका जवाब उनके पास नहीं था। उनका कहना था इंतज़ार करना पड़ता है। 2 घंटे हमने इंतज़ार किया और 11 बजे हमें एक वैसे ही फ्रेम के अंदर एक परछाई दाएं से बाईं तरफ जाती हुई दिखी, जैसे ये कोई स्क्रीन हो जिसमें चीज़ मूव करती हुई दिखी थी हमें। हम जल्दी से उस फ्रेम की तरफ पहुंच गए। उसके बाद हमने ध्यान दिया, नीचे वाले फ्रेम में वो परछाई नज़र आई थी, उसके बाद उसके आगे वाले फ्रेम में नज़र आई, फिर उसके भी आगे वाले फ्रेम में। जैसे उस फ्रेम में उन परछाइयों को देखा जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। अब ऐसे सफ़ेद रंग के कागज़ के वो फ्रेम पूरी की पूरी हवेली में लगे हुए थे और वो एक परछाई थी जो आगे आगे बढ़ रही। हम उसका पीछा करने लगे। वो फ्रेम से जैसे आगे बढ़ता बढ़ता अब नीचे वाली चिमनी के करीब गया। चिमनी के ऊपर लगा हुआ था बड़ा सा फ्रेम, तस्वीर उसमें भी कोई नहीं थी। और उसके बाद वो काले चोले वाला अदृश्य सा जीव उस सफ़ेद फ्रेम में नज़र आया इस तरफ। उसकी आंखें नहीं थी, वो अदृश्य था, लेकिन एक लाल रंग की रोशनी थी जो अंदर 2 छेद दिखा रही थी, जैसे यहाँ उसकी आंखें हों, वो रोशनी सी निकल रही। उसके बाद वो फ्रेम से सीधा बाहर आया और उसने जैसे मेरे गले को पकड़ने की कोशिश की। मुझे छू नहीं पाया, लेकिन मेरे गले के करीब आते ही जैसे मेरे अंदर गायब हो गया। सभी डर गए थे और उसके बाद वो कहने लगे, हमें बाहर जाना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए। मेरे साथ ही वो बाहर आ गए। अब मैं उनसे पूछ रहा था, बाहर हम क्यों आए? उसने नुकसान तो पहुंचाया नहीं, और तुम भी कहती हो वो नुकसान नहीं पहुंचाते। उनका कहना था, ये पहली बार हुआ है इस परछाई जैसी चीज़ ने किसी पर हमला किया है। हमारे इस शहर में इतने सालों से ये नज़र आ रहे हैं, लोग इससे डरते हैं, लेकिन कभी ये किसी को नहीं डराते, ये हमला किसी पर नहीं करते। तुम वो पहले हो जिसको इसने मारने की कोशिश की, गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन जैसे गायब हो गया। वो सब कह रहे थे, हमें इस हवेली से बाहर जाना होगा, पहली बार कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है हमें खतरा हो। और वैसे भी मेरे भाई के साथ जो हुआ है, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी दोबारा उस हवेली में जाने की। मैंने ज़िद करके उन्हें भी अंदर खींच लिया और सामने उस फ्रेम के अंदर वो परछाई अब फिर से नज़र आ रही थी, काले चोले वाले वो अजीब से प्राणी। और इस बार उसका शरीर नज़र आ रहा। वो पूरी तरह से अदृश्य नहीं था, जैसे कोई सड़ा हुआ शरीर हो जो थोड़ा थोड़ा रूप भी बदल रहा हो, जैसे पिघल भी रहा हो। उसकी आंखें दिखी थी लाल रंग की, उसके हाथ दिखे थे जिसमें कुल 12 उंगलियां थी। हर एक हाथ की 12 उंगलियां पतली पतली लंबी लंबी जैसे केंचुए हों हिल रही थी। और उसने अपनी मुट्ठी को बंद किया, अपनी एक उंगली को नीचे की तरफ लटकाया। अब उसका इशारा
नीचे चिमनी के ऊपर बने हुए इस छेद की तरफ था। वो मुझे इशारा कर रहा था, छेद की तरफ इशारा, और मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने उससे सवाल किया था, क्या बताना चाहते हो, बताओ क्या बताना चाहते हो। उसकी उंगली नीचे की तरफ थी और वो सभी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो कि भूतों से मुकाबला करते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, सबसे पहले भागे। वो दरवाज़ा खोलकर भाग गए। अब उस हवेली में मैं अकेला था और उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाकर कहा था, समय रहते भागो, हो सकता है आपके साथ भी कुछ वैसा ही हो जाए। मैं अपने भाई को बचाना चाहता था, भले ही उसके लिए मुझे खुद की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। वो उस छेद की तरफ इशारा कर रहा है तो राज उस छेद में ही है। मुझे चाबी ढूंढनी होगी, उस छेद की चाबी ढूंढनी होगी, इसके पीछे कुछ तो है। मुझे अब वो चाबी ढूंढनी थी। चाबी मुझे कहाँ मिल सकती है? सुरंगें, यहाँ नीचे सुरंगें बनाई गई है ना, मुझे सुरंगों को ढूंढना ही होगा, तभी मैं यहाँ चाबी के छेद में चाबी लगा पाऊंगा। मुझे चाबी ढूंढनी होगी। मैंने अलग अलग कमरे में ढूंढना शुरू कर दिया। कहीं पर भी कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जहाँ से मैं ये चाबी ढूंढ पाऊँ, कोई ऐसी जगह। मैंने दीवारों को फाड़ना शुरू कर दिया था, हथौड़ा लेकर दीवारों पर वार कर रहा। जहाँ भी मुझे आवाज़ सुनाई देती कमज़ोर दीवार की, वहाँ मैं ईंट को तोड़ने लगता, दीवार को तोड़ने लगता। इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं दादाजी के बेडरूम में पहुंचा, वहां फर्श के नीचे लकड़ी लगाई गई थी। पूरे घर में कहीं पर भी नीचे ज़मीन में लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ दादाजी के उस कमरे के फर्श को लकड़ी से बनाया गया था। और जब हथौड़ा 2-3 जगह मैंने मारा, एक जगह आवाज़ नीचे गूंजी और मैं समझ गया नीचे कोई कमरा है। मैं उस बेड को एक तरफ करके नीचे वाले फर्श को फाड़ने में लग गया और हथौड़े ने ऐसा काम कर दिया। मुझे मेरे दादाजी के कमरे के नीचे जाती सीढ़ियाँ दिखीं। बेसमेंट या सुरंग, ये सीढ़ियाँ कहीं ना कहीं जा रही थीं। और इस तरह मैं टॉर्च लेकर सीधा उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सूखी सीढ़ियाँ थी, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। लेकिन जब मैं नीचे पहुँचा, सुरंगों का जाल सा दिखा। वहाँ से आगे निकलने वाले 4 रास्ते दिखे थे और मुझे यह पता नहीं था मैं यहाँ खो तो नहीं जाऊँगा। इसीलिए निशानी के लिए मैं कई छोटी मोटी चीज़ें अपने साथ रखे हुए था, एक लिफाफे में डालकर। जहाँ से भी मैं मुड़ता वो चीज़ वहाँ रख देता कि मैं यहाँ से आया हूँ, ताकि पता चले मुझे किस दिशा में जाना है। इस तरह से मैं उन चीज़ों को रखता रखता आगे बढ़ता गया, नीचे लिखता गया। और उन सुरंगों को जब मैंने कुछ खंगाला तो पता चला वो चारों रास्ते एक ही दिशा में जाते थे, एक बड़े कमरे की तरफ। अब वो कमरा हमारे आगे वाले जो खेत के नीचे बना हुआ था। वहाँ तालाब था, तालाब में कई गुफाएं बनी हुई और एक गुफा यहाँ नीचे आने के लिए थी ताकि वेंटिलेशन रहे। और जब उस गुफा के पास वो खाली कमरे में पहुंचा, सामने एक फ्रेम लगा हुआ था सफ़ेद, और सफ़ेद फ्रेम के बीच में जैसे चाबी का निशान। हाथ लगाकर देखा मैंने, वो चाबी के निशान को जैसे साफ किया गया था, जैसे किसी ने वहाँ से चाबी उठाई हो जो अब वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और उस फ्रेम पर इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि कई जगह हाथ के निशान छपे हुए। मैंने वो निशानों को ध्यान से देखा। ये मेरे भाई के हाथ के निशान थे, मैं 1 मिनट में पहचान गया। कलाई में पहना जाने वाला वो ब्रेसलेट, वैसे ही निशान भी उस फ्रेम पर मिट्टी पर बने हुए। यानी मेरे भाई ने यहाँ हाथ लगाया। अगर मेरा भाई यहाँ तक पहुँचा तो उसने ये चाबी भी निकाली होगी। तो चाबी मेरे भाई के पास होगी, तो मेरे भाई ने कहाँ रखी होगी? तभी मेरी आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे। जब मैं अपने भाई से मिला था, उसने मुट्ठियाँ भींची हुई थी। कहीं मेरे भाई ने ये चाबी अपने हाथ में तो नहीं ली? कहीं अब भी ये चाबी मेरे भाई के हाथ में तो नहीं? ये सोचकर मैं भागा वहाँ से। सीधा मैं उस बेसमेंट से बाहर निकला था। जैसे ही मैं बाहर निकला, वहाँ मुझे कई वैसे काले रंग के जैसे वो जीव दिखने लगे। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। वो 20 से 30 थे।
फ्रेम से बाहर निकले हुए, जैसे मुझे मारने के लिए मेरे करीब आए थे, मेरा गला पकड़ने के लिए। और मैं उस हवेली से भागा। मुझे जल्द से जल्द करना होगा। ये आक्रामक हो रहे हैं, जैसे इन्हें कुछ पता चल गया है। ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ना सिर्फ खुद को बचाना था, अपने भाई को भी बचाना था। अपनी गाड़ी से जब मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, वो अजीब जीव अब मेरा पीछा कर रहे थे। हवेली से बाहर वो गाड़ी के पीछे थे। उनके पांव अदृश्य थे, उनका शरीर अदृश्य था, लेकिन हवा में उड़ने वाले कपड़े की तरह वो मेरे पीछे ही थे, पिशाचों की तरह। कुछ तो गाड़ी को खरोंचने की कोशिश करते, जैसे आवाज़ें गाड़ी के ऊपर से आ रही थी। कभी इन्होंने किसी पर हमला नहीं किया था। मुझे मारने पर उतारू क्यों है? क्या राज है? मुझे अपने भाई के पास जाना था, वो चाबी ढूंढनी थी। शायद समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है और कम भी हो रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं अस्पताल में पहुंचा, वो काले रंग के जीव मेरी माँ से चिपक गए। मेरी माँ उन्हें देख नहीं पा रही थी, सिर्फ वो मुझे नजर आ रहे। लेकिन मेरी माँ बेहोश हो गई। उसके बाद मेरी माँ को होश नहीं आ रहा। मैं उस कमरे में गया, भाई के हाथ को बड़ी जोर से खींचा था। उंगली की हड्डी भी थोड़ी जैसे खींच गई, लेकिन एक हाथ में चाबी मिल गई मुझे। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा। वो एक चाबी मेरे भाई के हाथ में थी, वो चिमनी के ऊपर वाले उस दरवाजे की चाबी, यानी उसके पीछे कुछ है। मुझे वो देखना होगा। वो चाबी लेकर जब मैं बाहर आया, वहाँ मेरे पिता, मेरी माँ, 2 नर्स बेहोश पड़ी थी, जैसे वहाँ कुछ हुआ हो। और वो जीव, लाल आंखें मेरी तरफ घूर रहे। किसी को वो नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ मुझे नज़र आ रहे थे। और जैसे वो सब जो बेहोश हुए, वो भी आंखें हिला रहे, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। वो भी अपने होश गंवा चुके थे। 20 मिनट में वहाँ कई डॉक्टर आए, नर्स आए, सबको संभालने की कोशिश कर रहे। और सबका मानना था कोई बीमारी है शायद जो सब में फैल रही है। लेकिन मेरा कहना था ये बीमारी नहीं, ये वो जीव हैं जो लोगों को कुछ कर रहे हैं। और ये अब जैसे बहुत गुस्से में आ गए हैं किसी कारण से, कोई खास कारण। मैं उस हवेली में जाना तो चाहता था, लेकिन मुझे लगा अगर वहाँ मैं अकेला गया तो खतरा बढ़ सकता है। मैंने अपने भाई के उन साथियों को फ़ोन लगाया, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, लेकिन हर किसी के हाथ पांव फूल चुके थे। वो वहाँ आना नहीं चाहते थे। जब उन्हें पता लगा कि वो हमला भी करने लगे हैं, अस्पताल में हुई घटना के बारे में सबसे पहले उन्हें ही पता लगा था। कई बच्चे जो 6-7 साल के थे उस अस्पताल में भर्ती थे। वो डरने लगे थे, चीखने लगे थे। उन बच्चों को वो नज़र आ रहे, किसी बड़े को नज़र नहीं आ रहे थे। कुछ खास था उनमें, जो कुछ खास लोग देख पाते थे उन्हें। मैं उसके बाद ढूंढने लगा किसी ऐसे को जो रात के वक्त मेरी मदद करे। वो तो मेरा पीछा कर रहे हैं, शायद मुझे वो उस हवेली में दोबारा पहुंचने नहीं देंगे। मैं एक ऐसे ही अघोरी बाबा के पास पहुंचा। हमारे इस शहर के बाहर अघोरियों का झुंड लगा हुआ था। ये एक अखाड़ा था जहां अघोरी पिछले 1 महीने से कोई तप करने के लिए आए हुए थे। कई लोग वहां आते, किसी को वो मिलते नहीं थे, पत्थर मारकर भगा दिया करते थे। वो यहाँ 15 दिन और रहने वाले थे। मैं सीधा वहाँ पहुँच गया और मुझे देखते ही वो मुझ पर पत्थरों की बारिश करने लगे और मैं हाथ जोड़कर, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और मेरे पीछे वो अजीब से जीव देखने के बाद वो शांत हो गए थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थी। मैंने उनको कहा, ये प्रेत हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, ये प्रेत हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अपने भाई को बचाना है। मेरे भाई, मेरे माँ बाप को इन्होंने जकड़ रखा है, ये मार देंगे लोगों को। उसके बाद वहाँ कई और अघोरी थे जो बेहोश हो चुके थे, बिल्कुल वैसे। लेकिन एक सबसे बुजुर्ग अघोरी जिसकी उम्र 120 साल होगी, वहाँ बैठा खुली आंखों से उनकी तरफ उंगली करके कह रहा, ये भूत नहीं है, ये प्रेत नहीं है, ये कुछ और है, ये मौत है, मौत। ये किसी को लेने आए हैं, ये किसी को लेने आए हैं और उसे लेकर ही जाएंगे। मैंने उनको कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा, मदद तो किसी
चीज़ से की जाती है, किसी घटना से की जाती है। मौत से मदद नहीं की जाती। जैसे जन्म एक अटल सत्य है, मृत्यु एक अटल सत्य है। ये बस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें जो काम करना है जल्दी करो, समय से पहले भी ये किसी को मारेंगे नहीं, और अगर तुम्हारा समय आ गया ये तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। उस अघोरी ने मेरी कोई खास मदद नहीं की थी, कुछ बातें बता दी थी मुझे। ये कोई भूत प्रेत नहीं, मौत है और ये लेने आए हैं। लेकिन ये सबको नजर आ रहे हैं, मतलब यहाँ सबकी मौत आ गई है। उन अघोरियों से दूर होकर गाड़ी लेकर सीधा मैं हवेली की तरफ बढ़ रहा था। शायद मेरे पास समय कम है, वो मुझे नोचने के लिए मेरे करीब आ रहे थे, और अब जैसे वो मुझे थोड़ा थोड़ा छू भी पा रहे थे। वो छू पा रहे थे मुझे, मतलब मेरा समय नज़दीक आ रहा है। मुझे जो करना है जल्दी करना है, अपने भाई को जल्द से जल्द बचाना होगा। जब मैं उस हवेली में पहुंचा था, मैं भागा था अंदर और वो सब मेरे पीछे। वहाँ हवेली में भी हर तरफ वो मौजूद थे, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे। शायद समय नहीं था मेरा, इसीलिए मुझे छू नहीं पा रहे। एहसास दिला रहे नोचने का, उंगली कर रहे उस ताले की तरफ, वो छेद की तरफ। वहाँ मैंने चाबी लगाई, घुमाई तो एक दरवाज़ा खुला। ये पत्थर का दरवाज़ा था और उसके पीछे एक सफ़ेद रंग का फ्रेम जिसमें बना हुआ था एक दरवाज़ा। वो दरवाज़ा अजीब सी धातु का था। मैं अब सोच रहा, यहाँ तो सिर्फ ये छोटा सा जैसे लॉकर बनाया गया है, इसका मैं क्या करूँगा? यहाँ तो और कुछ नहीं है। मेरे भाई के साथ क्या हुआ होगा? चाबी मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी, लेकिन उन सब की उंगली उस फ्रेम की तरफ थी, उस दरवाजे की तरफ, वो तस्वीर दरवाजे की। और मुझे लगा शायद उसे छूकर देखना चाहिए, ये क्या चीज़ है। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मैं खुद को देख पा रहा था उस फ्रेम में। मैं एक काली सी दुनिया में चला गया था। मैं उस फ्रेम के अंदर था और बाहर खुद के शरीर को पीछे की तरफ गिरते हुए देखा मैंने। मेरी आंखें शरीर की फड़फड़ा रही थी, मेरी आत्मा शरीर से बाहर थी। ये जैसे काली सुरंग थी जिसमें मेरी आत्मा पहुंची थी, शरीर पीछे ही रह गया। एक सुरंग थी जहां मुझे शायद आगे बढ़ना था। मैं उस सुरंग में आगे की तरफ बढ़ने लगा। राज मुझे भी जानने थे, और आगे मुझे जो नजर आया, मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ। मेरे दादाजी की प्रेत आत्मा मुझे घूर रही थी। मुंह बंद था और मुझे वो प्रेत आत्मा जैसे उंगली दिखा रही। अपने दादाजी को ऐसे देखकर खुशी भी हो रही थी, डर भी लग रहा था। मेरे दादाजी की प्रेत आत्मा मुझे उंगली दिखा रही थी बाहर जाने के लिए, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा था सच जानने के लिए। उसके बाद उस सुरंग के बिल्कुल अंत में मुझे एक काले रंग का बक्सा नजर आया, और उस बक्से के अंदर से एक हाथ निकला हुआ था जिसने मेरे भाई जैसी दिखने वाली आत्मा की कलाई पकड़ी हुई थी। और ये देखकर मुझे कुछ समझ में आ रहा था। मेरे भाई की आत्मा को जैसे किसी ने पकड़ रखा था, और ये जो हाथ था इसकी वैसी ही 11 उंगलियां केंचुए जैसी मेरे भाई की आत्मा को जैसे जकड़े हुए, और एक तरफ दादाजी की प्रेत आत्मा मुझे उंगली दिखा रही बाहर जाने के लिए। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे हाथ में वो चाबी का अंश था। भले ही शरीर के साथ वो चाबी वहाँ रह गई हो, लेकिन एक चाबी मेरे हाथ में थी जो अंश के स्वरूप लाल रंग की थी। मेरे हाथ में वो चाबी कब आई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दादाजी गुस्से में मुझे जैसे बाहर जाने को कह रहे। मुझे जवाब चाहिए था। मैंने तब सवाल भी पूछा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप मेरे दादाजी ही हैं? तब उन्होंने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। मैंने तब अपने दादाजी की आत्मा को कहा था कि मैं अपने भाई को वापस लेकर जाऊंगा, मैं अपने भाई को वापस लेकर जाऊंगा। वहाँ मुझे कई प्रेत आत्माएं नजर आ रही थी। सभी उन लोगों की थी
जो वहाँ बेहोश हो चुके हैं हमारी दुनिया में। मेरी माँ, मेरे पिता, वो नर्स, कई लोग, वो भीड़ थी वहाँ पर, मुंह जैसे बंद, मुझे हाथ दे रहे जैसे छूने के लिए। और मैं ये जानता था। मैंने दादाजी से बात की, तब मुझे जवाब मिला। मैं जब सवाल करूँगा तो जवाब मिलेगा, उसके बाद मुंह बंद हो जाते हैं और वो बोल नहीं पाते। अपने भाई से सवाल पूछा था, तुम यहाँ कैसे आए? तब मेरे भाई ने जवाब दिया, भैया आप चले जाओ, भैया आप चले जाओ, मैं यहाँ से किसी तरह छूट जाऊँगा, सब शायद छूट जाएंगे, भैया आप चले जाओ, कभी ना कभी तो समय आएगा मेरे छूटने का। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा, मैं सबको लेकर जाऊँगा, मैं बचाने की कोशिश करूँगा, मुझे सच जानना है, सच क्या है। तब मेरा भाई इशारा कर रहा नहीं का। मेरे हाथ में वो चाबी, सामने उस काले बक्से में एक ताला लगा था लाल रंग का। मुझे यह पता था ये चाबी उस ताले की है, लेकिन क्या मुझे वो ताला खोलना चाहिए या नहीं, मुझे यह जवाब चाहिए था। क्या होगा उससे? वो बाहर आ जाएगा तो क्या करेगा? क्या वो मुझे मारेगा या सबको मारेगा? क्या वो शैतान है या वो भी मौत है किसी की? किसकी? ये सवाल मैंने आखिरी बार दादाजी की आत्मा से पूछा था और जवाब मिला था मुझे। 20 साल पहले मेरे दादाजी के पास ऐसे कई जादू थे। वो इन हर चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें एक ऐसा बक्सा बनाने का तरीका पता चला जिसमें किसी की मौत को कैद किया जा सकता है। लाल चाबी जो हमारी आत्मा के अंश से बनती है, वो उस ताले को बना सकती है जो उसमें लग सकता है। तब मेरे दादाजी को यह पता चला था। मेरे मरने का समय 10 साल की उम्र ही थी और वो आत्मा मेरी थी जो निकलने वाली थी। वो काले चोले में मौत आई थी और मेरे दादाजी ये जानते थे कि मौत को कैसे देखा जा सकता है, इसीलिए उन्होंने मेरी मौत को 20 साल पहले उस बक्से में कैद कर दिया था, इस सुरंग में, दूसरी दुनिया की। इसके बाद मेरे दादाजी खुद को भी नहीं बचा पाए। उसे बंद करने में खुद की कुर्बानी देनी पड़ती। मेरे दादाजी ने दी और मुझे बचा लिया। तब से मेरी वो मौत उस बक्से में बंद थी। लेकिन हर मौत अपना कार्य करती है। वो जिसकी होती है उससे जुड़ती है। मेरी मौत 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी। मेरे दादाजी ने मुझे बचाने की वो हर कोशिश की, लेकिन उसके बाद मौतें निकलने लगी, जीव बनकर लोगों को दिखने लगी, लेकिन वो समय पर ही आती। नियम तोड़ा गया था, इसीलिए हमारे शहर में सांप की तरह मौतें लोगों के करीब घूमती, जब आती उन्हें ले जाती। धीरे धीरे वो बढ़ने लगे थे। वो कोशिश करते मुझे मारने की। नियम मैंने तोड़ा था। मेरी मौत आनी चाहिए थी, मैं मरा नहीं था, इसीलिए सबको वो नज़र आते थे, लेकिन मैं मर नहीं पा रहा था। मेरी ही मौत मुझे मार सकती है और कोई नहीं। और मेरे दादाजी ने मुझे सुरक्षित रखने के लिए अपनी आत्मा को प्रेत आत्मा में बदलकर उस बक्से की रक्षा के लिए वहाँ संभाले रखा। लेकिन मौत एक अटल सत्य है। वो शक्ति बनकर प्रारूप में आना शुरू हो जाता है। मेरे दादाजी बस मुझे जिंदा देखना चाहते थे, लेकिन मेरा समय बहुत पहले आ गया था, जो शायद तभी आ जाना चाहिए था। मैंने अपना लिया था अब अपनी मौत को। मुझे खुद की कुर्बानी देकर सबको बचाना होगा। यही आखिरी रास्ता था। और मेरे भाई की वो आत्मा उस शैतान के कब्जे में थी, जो शैतान ही नहीं, बस मेरी मौत था, जो सबकी आती है, मेरी भी आई थी। उस चाबी से जब उस बक्से को खोला था, वो काले चोले में मौत मुझे नज़र आ रही थी और ये मैंने अपने भाई को बताया था। मेरे भाई को उसने छोड़ दिया, क्योंकि किसी और की मौत नहीं थी। मेरे कारण ये सब घटनाएं हो रही थी जो अब पूरी होने वाली थी। मेरी मौत सब कुछ शांत कर देती, मेरे शहर को भी सुरक्षित कर देती। हर कोई जो इस तरह होश से बाहर हुआ था, वो सब ठीक हुए। उनकी मौत ने उन्हें छोड़ा, तब तक के लिए जब तक उनका वक्त नहीं आता। और मेरा वक्त जो 20 साल पहले आना चाहिए था, मैंने उसे अपना लिया। मैं
मौत को कबूल कर चुका हूं और धीरे धीरे अब मेरा वो शरीर भी खत्म हो जाएगा और मेरी आत्मा कभी मेरे शरीर में नहीं जा पाएगी। आखिरी बार मैंने अपने भाई को अलविदा कहा था, वो जिंदा रहते नहीं, मरने के बाद। और ये मेरी कहानी का अंत था। मैं भी एक प्रेत आत्मा बन गया। भले ही मौत आपको मार देती है, लेकिन उसके बाद भी कई दुनियाएं होती हैं और मैं प्रेत आत्मा बना अब भी उस सुरंग में मौजूद हूं अपने दादाजी के साथ। और मेरा यकीन कीजिए, मैं लोगों की मौत को देख सकता हूं। भले ही अब वो नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूं। क्या आप वो डर, वो खौफ महसूस करना चाहते हैं? क्या मैं आपको नजर आ रहा हूं आपके करीब? और मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी मेरे साथ मौजूद है। देखना चाहोगे उसे?